हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और आपके सेट के एग्जाम की तैयारी होती है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन विषय से अगर आप पीजीटी की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी जीडीसी जो भी भर्तियां निकलने वाली हैं, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर उसकी तैयारी भी पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जो आपके सेट के एग्जाम है या नेट के एग्जाम। नेट की डेट अभी आपकी प्रस्तावित है, जून में है, आपका 10 से 21 के बीच में होंगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी हमने अभी से स्टार्ट कर दी है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो अगर आप बिगनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने 1-2 बार अटैम्प्ट ले लिया है तो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी वीडियोस। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम पार्ट्स कवर हो गए हैं और साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैंने शुरू किया है। आईसीटी की भी कुछ यूनिट्स पढ़ा दी हैं और आज हम बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो आपकी यूनिट नंबर 9 है। इसमें हम बेसिक्स को कुछ समझेंगे, जो आपकी बेसिक चीज़ें जो आपको एनवायरनमेंट में पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम भूल जाते हैं, मिस हो जाती हैं हमसे, नई चीज़ें मतलब उनका हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझते हैं। और आपके परीक्षा में ये समझिए कि नेट के एग्जाम में आप इजी या हाई कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, हेल्पफुल होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल को साथ में ज्वाइन कर लें, पूरी देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलता है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। पर्यावरण से मतलब क्या होता है? पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जलवायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट का मीन्स क्या है? जो कि आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि आपके अराउंड मतलब एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके चारों तरफ पर्यावरण में रहते हैं। परिधन, आवरण, है ना। तो इस तरह से ये पर्यावरण के अंग होते हैं, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है ना। अब यहाँ पर कुछ आपके भौतिक तत्व होते हैं, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित से मतलब होता है यहाँ पर अंतः क्रियात्मक, और अंतः संबंधित से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर एक का भी संतुलन बिगड़ेगा तो पर्यावरण में क्या होगा? असंतुलन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ आपके ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि हरे पौधों पे जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये खाली अंतः क्रियात्मक या अंतः व्यवस्था जो अंतः संबंधित है इसके बारे में बता रही हूँ कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक साइकिल में बनी होती हैं और इस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। यही होता है इंटर रिलेटेड, है ना। तो ये हो गया आपका जो एनवायरनमेंट का मतलब है कि परि प्लस आवरण, मतलब जो आवरण की तरह से जो आवरण मतलब जो घिरा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा आवरण जो आपको आपके सराउंडिंग में सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये संपूर्ण दशाएं होती हैं, है ना। तो ये हो गया। और अगर हम इसके उत्पत्ति की बात करें तो देखिए, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरनर, ठीक है, एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, आपको पता भी होती है, लेकिन ठीक है, हमारी स्टार्टिंग है तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों की ही बात करेंगे, है ना। तो ये हो जाता है आपका पर्यावरण से संबंध। पर्यावरण मतलब जीवन का मूल आधार, जहाँ पर हम रहते हैं, हमें हमारे सांस लेने के लिए हवा, है ना, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? वातावरण से मिलती हैं। तो इस तरह से ये मानव को प्रभावित करती हैं, और मानव भी कैसे इनको प्रभावित करता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि पर्यावरण में भी जो है मानव का भी क्या रोल होता है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण किससे बनता है? पहला प्रश्न आता है, तो पर्यावरण बनता है किन से, किन कंपोनेंट से? तो बायोटिक और जियोमॉर्फिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक। तो मतलब जो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जिनको हम जीवी और अजैविक घटक कहते हैं। तो जीवी घटक मतलब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि यहाँ पर पादप और जंतु जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है, जिनमें कि क्या है, इनको आपको ग्रोथ दिखेगी, है ना। तो इस तरह से पादप और जंतु। अजीवी क्या है? जैसे कि स्थान,
मतलब जैसे कि प्लेस हो गया, कोई भी लकड़ी का सामान है, कोई मेज कुर्सी, ये सब क्या है, निर्जीव चीज़ें हैं, है ना, इसमें जान नहीं होती है। तो ये समझिए इस तरह से, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और सारी चीज़ें आपको ऐसे बता रही हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया पर्यावरण किससे बनता है, तो इसमें सारे ही घटक होंगे, जीवी, अजीवी, भू आकृतिक, ये सारी चीज़ें इसमें एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। बायोटिक, एबायोटिक भी आपने समझ लिया, ठीक है। बायोटिक में सीधा सा समझिए कि लिविंग क्रिएचर्स आते हैं, और एबायोटिक में क्या आएगा, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स, है ना, या नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो इसको मैंने हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको टर्म्स हैं आपको इंग्लिश में याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो जो बायोटिक है ना, इसमें आपका फिर से डिवीजन होता है, इसको डिवाइडेड किया है। तो बायोटिक एनवायरनमेंट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फ्लोरल एनवायरनमेंट और फौना, है ना, फ्लोरा और फौना। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, कोई भी आप परीक्षा देंगे जैसे शिक्षक भर्ती में, तो आपका क्या है, जीएस का पार्ट अधिकतर अब पूछा जाएगा, है ना, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो। तो अभी तक क्या था, उसमें जीएस नहीं आता था, खाली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में जीएस का आता था। लेकिन अभी जो आपके नए फॉर्म्स आएंगे, नया नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें जीएस का पार्ट, तो ये सारी चीज़ें आपकी जीएस में एनवायरनमेंट का जरूर पार्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से जाननी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग वो परीक्षाएं भी देंगे, है ना। तो इस तरह से फ्लोरा और फौना क्या होता है, फ्लोरा रिफर्स टू प्लांट लाइफ, है ना, फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, और फौना क्या है, तो एनिमल लाइफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर रीजन या पीरियड की बात करें तो फ्लोरा मतलब होता है जो आपके प्लांट से संबंधित रहते हैं, जिन जो प्लांट लाइफ है, वो पौधे जो ये सारे फ्लोरा में आते हैं, कोई भी फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। और फौना में जो एनिमल लाइफ होती है जिनकी, ठीक है, जो जीव जंतु वाले ये होते हैं, मतलब जीवन व्यतीत करने वाले, ये आपके फौना में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अगर आपको ये फिगर बहुत ध्यान से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई रिपोर्ट होती है, वो वहाँ पे सारी चीज़ें दी जाती हैं। कंपोनेंट, जब अगर हम घटक की बात करें, पर्यावरण के घटक क्या हैं, तो देखिए इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक में क्या है, आपका स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके प्राकृतिक में हैं, जो कि नेचुरल है, ठीक है। स्थल मंडल वो क्षेत्र जो हमें कहाँ, मतलब जैसे आप स्थल में क्या है, खेती कर सकते हो, आप रहने के लिए घर कहाँ बनाते हो, स्थल पे ही बनाते हो, है ना। पशुओं के लिए क्या है, यहाँ पर भी ग्रासलैंड मिलता है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, सोर्सेस, मतलब जो अगर खनिज संपदा का रिसोर्स कहें तो ये आपका स्थल मंडल ही है। तो स्थल मंडल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक है, ठीक है। फिर आता है वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल मतलब पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो वायुमंडल में मतलब यहाँ पर ये जो इसमें ही क्या होती है, चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर सूर्य की झुलसाने वाली जो गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा होती है। तो इसमें भी कई तरह की जो है लेयर्स पाई जाती है, ये आपको बाद में बताएंगे, है ना। तो यहाँ वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका ये फीचर्स हो गया। स्थल मंडल के बारे में भी बता दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जैव मंडल, इसमें जल मंडल की बात करें तो जल के विभिन्न सोर्स जो हमारी नदियाँ हैं, झील, समुद्र है, महासागर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके जलमंडल में आएगी, ठीक है। सभी प्राणियों के लिए जल आवश्यक है, सभी को पता है 70% जल है ना। तो इस तरह से जलमंडल, जहाँ पर जल से संबंधित चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक और आपको दिख रहा है सजीव, जैव मंडल की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैव मंडल क्या है, जहाँ पर पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार, ठीक है। तो यहाँ पर सजीव होंगे जिसमें कि पादप और जंतु मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की बात होगी, ये जैव मंडल में आते हैं। तो इस तरह से जो जैव मंडल है, यहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जितने भी मंडल्स हैं प्राकृतिक, है ना। अब देखिए यहाँ मानव निर्मित में आपको दिख रहा है जो मनुष्य के द्वारा बनाए हैं, इसमें आपकी इमारतें हो गई, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, स्मारक हैं, उद्योग, ये सारी चीज़ें आपकी जो है मानव निर्मित हैं, ठीक है। अब मानव निर्मित ही देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक व्यक्ति से फिर परिवार बना, फिर समुदाय बनता है ना। तो समुदाय में क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, परिवार में कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। फिर इससे धर्म बनेगा, है ना, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। तो ये क्या हो गई आपकी, ये सारी मानव निर्मित है। जब मानव का सर्किल और बढ़ता हुआ शुरू हुआ बढ़ना, तो फिर ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, है ना।
तो ये हो जाती हैं। अब इसी से संबंधित एक टर्म्स आपका फिर एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए पर्यावरण के दो घटक, पहला प्राकृतिक और मानव निर्मित, है ना। तो प्राकृतिक में आपके जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल, ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक के बारे में हमने बात कर ली है ना। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है, ठीक है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। और बायोटिक में आपकी जो कि लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग बींग्स, है ना, नॉन लिविंग इसमें आते हैं। एबायोटिक में मैन मेड में आपने देखा कि ये सारी चीज़ें आती हैं, इमारतें हो गई, पुल, सड़क, है ना, ये सारी चीज़ें जो मानव के द्वारा बनवाई हैं और उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, ठीक। तो ये होगा एनवायरमेंटल कंपोनेंट। इसमें आपका एक टर्म्स और जो मैंने कहा एग्जाम में पूछा गया था, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एनवायरनमेंट में। तो इसमें क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में मानव प्रभाव से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं या प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि औद्योगिक उत्सर्जन, जब मनुष्य ने उद्योग धंधे बनाए, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, तो अब उससे क्या होगा, औद्योगिक उत्सर्जन होगा, कुछ ऐसे जो है चीज़ें उसमें इमिट होंगी जो कि मानव के लिए सही नहीं है। वनों की कटाई, है ना, अब उसने अपने रहने के लिए फिर और स्थान उसको चाहिए, बढ़ता गया, उसका सर्कल बढ़ता चला गया, तो वनों की कटाई होने लगी, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, फिर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस टर्म्स को, ऐसे कुछ टर्म्स हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक से आज स्टार्ट किया है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन होता है, तो 5 जून, है ना। ये दिवस भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे ही पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा, ये जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ आपको, ये सारे दिवस आपसे भी पूछे जाते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके जो है सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है यहाँ पर लिखा है। तो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन आपके आते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि जब आपके असर्शन रीजन या आपके जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, आपकी वहाँ पर बोधात्मक क्षमता को वहाँ चेक किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास क्या है, इस पर देख लेते हैं कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू कि यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आए। सतत विकास की अवधारणा में किस पर ध्यान दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है, पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, नदियों को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं, तो ये क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जो कि हम ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जो अब आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको तो ये सब नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह से यही हो जाता है सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बचाए रखना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंध करना, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इज टू यूज, कंजर्व एंड प्रॉपरली मैनेज, ठीक है। तो जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको आप ऐसे यूज़ करोगे कि इनकी वेस्टेज नहीं करोगे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है इनका यूज़ हम नहीं करेंगे। अगर वनों की कटाई नहीं करने से भी काम चलता है तो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। उससे एक तो असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सारी चीज़ें नहीं रह पाएंगी, ठीक है। अब देखिए धारणीय विकास है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। मतलब आप अभी अपना निर्वाह करिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें बची रहें, कंजर्व रहें, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो जो लक्ष्यों को बनाया गया, इसमें 17 लक्ष्य बनाए गए थे, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो समय रखा गया है वो 2030 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आपके आ चुके हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था, तो इसको वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको बता दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब देखिए 17 धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए थे, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला दूसरा करके। तो इसमें पहला था गरीबी से सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति, है ना, तो गरीबी से। और फिर दूसरा है आपका भूख की समाप्ति, है ना।
ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखा था, याद करने की ट्रिक भी बताई है, ठीक है। तो इसको मैं आपको इसीलिए PDF में दे दूंगी, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सभी आयु के लोगों को सेहत और स्वस्थ जीवन की जो इनको बढ़ावा देना। उसके बाद चौथा जो आपका आता है, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर, ठीक है, शिक्षा की बात कही गई है। उसके बाद पांचवा आता है लैंगिक समानता, मतलब मेल फीमेल, यहाँ पर मतलब लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं लड़कियों की जो है सशक्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। और उसके बाद यहाँ पर क्लीन वाटर एंड आपका सैनिटेशन, ठीक है। तो ये हो जाता है जो है सभी के लिए स्वच्छ जल और सफाई, है ना। उसके बाद सातवां क्या है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। आठवां है आपका सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, ये हो गया। फिर नौवां क्या है, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। 10वां है देशों के बीच और उनके अंदर जो है असमानता को कम करना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण, ठीक। 12वां आपका है स्थायी, यहाँ पर खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां है फिर आपका जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई करना, ठीक है। 14वां है महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रयोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, अभी तो हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 15वां है आपका वनों का संवहनी प्रबंधन, है ना, जो सस्टेनेबल की बात की गई है। 16वां फिर आ जाता है न्याय संगत, शांतिपूर्ण, समावेशी साधनों को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना, ठीक है। फिर 17वां लास्ट है सतत विकास हेतु तो वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। अब देखिए ये तो हो गया 17 लक्ष्य, है ना। ये आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, या आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूछे जाते हैं कि जो चौथा लक्ष्य है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा से संबंधित है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन जब आपको मैं करवाऊंगी तो ये आपको याद हो जाएंगे, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम इसको याद करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। सस्टेनेबल SDGs और MDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम पढ़ लेंगे। अब देखिए अब आती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986। ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संपूर्ण भारत में लागू किया गया। और इसका जो दूसरा नाम है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधान, ठीक है, इसको ये कहा गया। बहुत सारे आपको जो ऐसे अधिनियम हैं वो भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से एक्ट और अमेंडमेंट थे जो कि पर्यावरण से संबंधित थे, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब देखिए इस अधिनियम को पारित करने का भारत में उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, ये जून 1972 में स्टॉकहोम में इसके निर्णयों को क्रियान्वित करना, इसलिए यहाँ पर लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये जो है इसका अधिनियम लागू किया गया था। और EPA का जो अधिनियम जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करना, ठीक है। जो उस समय निर्णय बनाए गए थे उनके निर्णयों को लागू करने के लिए इसको लागू किया, मतलब बनाया गया था। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नियमित कानून बनाना और पर्यावरण के सतत विकास में संलग्न होना, तो इस तरह से इसको यहाँ पर बनाया गया था। और यहाँ जो मतलब जून 1972 में स्टॉकहोम में यहाँ पे कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे इनके निर्णयों को यहाँ पर चलाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये इसको लागू किया गया था, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये हो जाता है जो कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो थोड़ा ही डिटेल पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना, और अगली वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, साथ में आपके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और आपको पता होगा कि यहाँ से जो सवाल आपके आते हैं कुछ आपके करंट अफेयर के भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट या जनरल अवेयरनेस ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, करंट पे भी नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। तो करंट भी यहाँ पे आपको पूरा करवाया जाता है आपके ICT, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन में, और अब तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके रिसर्च में भी बनने लगे हैं। तो इस तरह से करंट के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हुए पूरी तैयारी करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको मिला ही होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।